today we will start congestion control. Hmm? One of the important service that TCP offers is called congestion control, and it is very in reality congestion control is a very important issue that need to be considered. So first let's define what is congestion. So congestion means whenever a router receives number of packets from incoming links that it cannot handle, then we say that the router is congested, and thus this situation or event or incidence is called congestion. Okay, so now question arises, what is the issue that called by congestion, and why we are interested in regulating this congestion, or why we want to do congestion control. ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें कंजेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है. ओके, सो let me show you one time how congestion control works. So let's suppose this is a router. So usually we will see that router have some buffer that can store some packets. So let's assume that router can store 100 packets. Assume कर लेते हैं, and assume that routers have multiple incoming links and multiple outgoing links, n inputs and m outputs. m equal to n भी हो सकता है, and m less than n हो सकता है, या m greater than हो सकता है. It can be anything. So these are actually the senders, so we can call them sources. So these sources, let me rename them S1, S2, S3 and so on, and Sn. Let me put dot here. So n जो है आपके sources हैं, they are sending the packets to the router. And assume that के router जो है, router is having processing speed of let's say it can process 1000 packets per second. Okay, it can process 1000 packets per second. Now assume that these senders total मिल करके, let's say these are only sending 900 packets per second. एंड अज्यूम दैट 1000 पैकेट्स पर सेकेंड जो ना ये प्रोसेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इट कैन फॉरवर्ड 1000 पैकेट्स पर सेकेंड. राउटर जो ना एक साथ 1000 पैकेट्स को हैंडल कर सकता है. तो 1000 पैकेट्स आते हैं और ये इमीडिएटली उनको आउटगोइंग लिंक पर भेज देता है. दैट इज द वी आर अज्यूमिंग. नाउ लेट्स अज्यूम कि जो सेंडर्स हैं दे आर स्लो कंपैरेटिवली, एंड ऑन मिल करके ये 900 पैकेट्स पर सेकेंड भेज रहे हैं. तो अगर आप देखेंगे कि जब 900 पैकेट्स पर सेकंड आ रहे हैं और राउटर की स्पीड जो है ना 1000 पैकेट्स पर सेकंड की प्रोसेसिंग है, तो दैट मीन्स राउटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड स्मूथली राउटर्स के बफर ऑलमोस्ट एम्प्टी रहेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथ. बट लेट्स अज्यूम व्हाट हैपन्स, ये जो है ना किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो सेंडर्स की जो सेंडिंग स्पीड है, इट बिकम्स लेट्स से 1050 पैकेट्स पर सेकेंड. देन व्हाट विल हैपन, हर सेकेंड में 50 पैकेट्स जो ना राउटर्स के बफर में ऐड होते चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि राउटर्स 1000 पैकेट्स 50 पैकेट्स जो ना रिसीव कर रहा है, बट 1000 पैकेट्स को उसमें से एक सेकंड में ही प्रोसेस कर देता है. तो रिमेनिंग जो है ना क्या बचेगा, 50 पैकेट्स पर सेकंड जो ना इसके क्यूज में ऐड होना शुरू हो जाएंगे. और हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी कितनी है राउटर की, स्टोरेज कैपेसिटी मैंने बहुत कम माना है, मे बी ज़्यादा भी हो सकती है. तो 2 सेकंड बाद ही राउटर्स में क्या होगा, क्यू फुल हो जाएंगे, और जैसे ही 3rd सेकंड आएगा तो उसमें 100 पैकेट्स तो प्रोसेस हो जाएंगे और अगले 50 ड्रॉप हो जाएंगे, है ना.
और दिस वे पैकेट्स विल स्टार्ट ड्रॉपिंग। और अगर स्पीड इससे भी ज़्यादा है तो और जल्दी ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राउटर के पास बफर नहीं होगा। तो बफर नहीं है जब राउटर के पास, तो ऑब्वियसली राउटर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग द पैकेट्स। ओके, सो वी कॉल दिस सिचुएशन जहाँ पर राउटर की कैपेसिटी से ज़्यादा पैकेट्स आ रहे हैं, then we say that router is going to be congested or router is congested. Okay, so we say that router is congested. And this situation or this incidence is known as congestion. Now आप समझ गए होंगे कंजेशन का साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, या एक प्रॉब्लम क्या है। हम कंजेशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंजेशन की वजह से क्या हो रहा है, पैकेट्स आर गोइंग टू ड्रॉप, तो पैकेट लॉस विल हैपन। सो अगर मान लीजिए राउटर्स के पास बफर है, पैकेट्स हैं और बफर में क्यू बढ़ती चली जा रही है राउटर्स में, अज्यूम कर लीजिए कि पैकेट अभी ड्रॉप होना शुरू नहीं हुए हैं, तो कंजेशन जब राउटर पर होता है तो राउटर पर कंजेशन सडनली नहीं होता है। स्पीड कई बार समटाइम्स मे भी सडनली हो सकती है, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, राउटर्स पर जब पैकेट्स एक स्पीड से ज़्यादा आने लग जाते हैं उसकी प्रोसेसिंग स्पीड से, तो राउटर्स की क्यू धीरे धीरे फुल होना शुरू हो जाती है। और अज्यूम कर लीजिए कि राउटर्स की क्यू फुल कम्प्लीटली नहीं हुई है, उनको कुछ टाइम लगता है फिल होने में। जैसे इस केस में, इस एग्जाम्पल में 2 सेकेंड लगेंगे। सो जैसे ही राउटर्स की क्यू फुल होना शुरू होती हैं तो ओबियसली क्या होगा, जब क्यू लंबी होना शुरू हो जाएंगी तो वेटिंग टाइम पैकेट्स का बढ़ता चला जाएगा, और जब पैकेट्स का वेटिंग टाइम बढ़ता चला जाएगा तो पैकेट्स के रिसीवर तक पहुंचने में डिले बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स आरटीटी जो है इंक्रीज होने लग जाएगा। ओके, सो पैकेट लॉस तो एक है जब वर्स्ट केस में जब कंजेशन एक्चुअली होना हो गया है और क्यूज फुल हो गई हैं और राउटर ओवरफ्लो हो गए हैं। अगर राउटर ओवरफ्लो नहीं हुए तो कंजेशन जब होने वाला है तब क्या होगा, जो आरटीटी है, आरटीटी विल इंक्रीज रेगुलरली और कंसिस्टेंटली, यू कैन से, और यू कैन से मोनोटोनिकली। मोनोटोनिकली मतलब एक एक करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाएगा, मोनोटोनिकली। ठीक है, आरटीटी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पैकेट्स को क्यू में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू बिकम लॉन्गर। और जब आरटीटी बढ़ेगा तो ओबियसली एक्नॉलेजमेंट जो है ना उनका टाइम बढ़ता चला आएगा। दैट मीन्स आरटीटी बढ़ेगा तो ओबियसली एक्नॉलेजमेंट आने का टाइम बढ़ता चला जाएगा। सो दैट मीन्स एक्नॉलेजमेंट विल बी डिलेड। तो एक्नॉलेजमेंट एसी केज में लिख रहा हूँ, एसी केज वुड बी डिलेड, एंड ये जो डिले है धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा और एक टाइम पर एसी के जो ना काफ़ी ज़्यादा हो, एसी के में जो डिले है वो लॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। एंड दैट इज अ कंडीशन दैट वेयर कंजेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके, एंड और जब एक लिमिट से ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता चला जाएगा, एक या और ज़्यादा जैसे ही ट्रैफिक राउटर में बढ़ेगा, तो जब जैसे ही क्यू फुल होंगी, क्यू फुल होने के बाद अब राउटर के पास स्पेस नहीं होगा पैकेट्स को रखने के लिए, देन राउटर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग द पैकेट्स। ओके, एंड देन पैकेट लॉस विल ऑकर। ओके, सो ऑब्वियसली अगर एक राउटर कंजेस्टेड होता है देन पैकेट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑन द राउटर एंड यू विल द सेंडर विल स्टार्ट लूजिंग द पैकेट्स। ओके, सेंडर्स के जो पैकेट्स हैं वो रिसीवर नहीं पहुंचेंगे एंड देन रिसीवर विल स्टार्ट सेंडिंग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट समथिंग और लाइक दैट, और सेंडर साइड से टाइम आउट, जैसे ही पैकेट लॉस होता है तो आपका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, सेंडर साइड टाइम आउट होगा, टाइम आउट होगा तो सेंडर फिर से रीट्रांसमिशन करेगा, है ना। सो अगर आप इस कंडीशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, पैकेट्स आते जाएंगे और ड्रॉप होते जाएंगे एंड अल्टीमेटली नो पैकेट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, जो इस एक कंजेस्टेड राउटर से जो पैकेट्स पास होंगे वो पैकेट्स कभी भी अपनी डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जब क्यू फुल हो चुकी होंगी तो राउटर फिर क्यू को ही पैकेट्स में पैकेट रिसीव करेगा, क्यू में स्पेस देखेगा, क्यू एम्प्टी नहीं होगा तो ड्रॉप कर देगा, तो पैकेट रिसीव ड्रॉप यही काम करता रहेगा एंड नो पैकेट ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो इससे क्या होने वाला है कि आपका पैकेट जब लॉस होना शुरू हो जाएंगे और कोई भी पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा तो अल्टीमेटली जो नेटवर्क का थ्रूपुट है वो टुवर्ड्स जीरो शुरू हो जाएगा। एक तरीके से ये कहिए, अगर सिंगल राउटर ही अगर नेटवर्क में है तो पैकेट का नेट थ्रूपुट
जीरो हो जाएगा। हालांकि मल्टीपल पैकेट्स होते हैं तो अदर राउटर से हो सकता है पैकेट का डाइवर्सन शुरू हो जाए एंड देन वहाँ भी कंजेशन स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो कंजेशन की वजह से क्या होगा, पैकेट लॉस होंगे एंड अगर पैकेट लॉस नहीं हो रहे हैं तो डिले होना शुरू हो जाएगा पैकेट्स के एक्नॉलेजमेंट में। तो ये दो इंडिकेशंस हैं कंजेशन के। तो एक्चुअली कंजेशन का इनिशियल सिम्टम क्या है कि पैकेट्स का डिले होना, एक्नॉलेजमेंट का डिले होना। ओके, और जब एक्नॉलेजमेंट डिले होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जब एक डिले एक लेवल एक टाइम से ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स आरटीटी एक लिमिट से बढ़ जाएगा, तो फिर आपके रीट्रांसमिशन शुरू हो जाएंगे एंड एक्चुअली कंजेशन की वजह से नथिंग फ्रूटफुल विल हैपन राइट, और नेटवर्क का थ्रूपुट डाउन हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स कंजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसे आपको अवॉइड करना है। यू नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो नाउ आई थिंक आप समझ गए होंगे कंजेशन क्या है और इसे हमें क्यों कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, ओ गुड। सो नाउ क्वेश्चन अराइज होता है हाउ दिस कैन बी कंट्रोल्ड। सो वी विल सी दैट टीसीपी हैव सर्टेन मैकेनिज्म टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। हाँ, यूडीपी के केस में आपने देखा है कि यूडीपी डज नॉट do anything to control the congestion. So actually UDP does not respond to the congestion problem. Okay, अगर राउटर में किसी पर कंजेशन हो रहा है तब भी UDP जो है ना अपनी स्पीड को कम नहीं करता है, बट TCP हैव ए कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, जिसकी वजह से जब TCP देखता है कि कंजेशन इज गोइंग टू ऑकर देन इट कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ द सेंडर्स। ओके, so let me directly come to the solutions of the congestion. Okay, so congestion, हाँ सर मतलब जब भी कंजेशन की बात होगा कि उसको कैसे ओवरकम करें तो हम लोग टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करेंगे ना, क्योंकि यूडीपी में तो कंजेशन को कंट्रोल नहीं होता है, करेंगे नहीं। ओके, तो कंजेशन कंट्रोल करने के लिए नेट किसी भी जो दो तरीके के अप्रोचेस फॉलो होती हैं। फर्स्ट इज एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल। सो एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल में क्या होता है कि नेटवर्क की हेल्प नहीं ली जाती है और जो प्रोसेस ट्रांसमिशन कर रही है डेटा, एंड टू एंड आपको मालूम है ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है। सो जो सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस है उनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मैकेनिज्म में होती है कंजेशन को कंट्रोल करने की। नेटवर्क इस कंजेशन कंट्रोल के लिए कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करता है और नेटवर्क असिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में जो सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस है उनका काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करें कि कंजेशन हो गया है या कंजेशन होने वाला है, जो भी हो। तो कंजेशन कंट्रोल अगर हो गया है तो उसे हैंडल करें, अगर नहीं है तो अवॉइड करें उसको, अगर होने वाला है तो कंजेशन का अवॉइडेंस करें या फिर कंजेशन हो जाए तो उसे हैंडल करें। सो इस केस में जो प्रोसेस होंगी सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस अल्टीमेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंजेशन कंट्रोल की। ओके, सो दिस काइंड ऑफ जहाँ पर दो प्रोसेस आपस में कंजेशन कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म इस्तेमाल करती हैं तो उस अप्रोच को हम बोलते हैं एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल अप्रोच। और टीसीपी जो है आपका एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल अप्रोच फॉलो करता है। तो वी विल लुक इन टू दैट मैकेनिज्म कि टीसीपी कैसे कंजेशन कंट्रोल करता है। देन दूसरी अप्रोच जो कई कुछ अदर प्रोटोकॉल्स में इस्तेमाल होती है, लाइक आपका ATM एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है उसमें या आपके फ्रेम रिले में भी होती है। तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क असिस्टेड कंजेशन कंट्रोल किया जाता है। दैट मीन्स इस केस में जो राउटर कंजेस्टेड है, राउटर हेल्प करता है सेंडर्स को इन पता लगाने में कि कंजेशन हो गया है कि नहीं हो रहा है। सो अगर एक राउटर के ऊपर कंजेशन होने जा रहा है तो राउटर क्या करता है अपने साइड से जो भी उसके यहाँ से जो पैकेट्स आने वाले हैं या एक्नॉलेजमेंट जाने वाले हैं, या इट कैन सेंड एन एक्सप्लिसिट नोटिफिकेशन टू द ऑल सेंडर्स। तो जैसे कि सपोज मान लीजिए ये एक राउटर है, जिस राउटर ने देखा कि मेरे पास पैकेट्स अराइव हो रहे हैं जो मेरी प्रोसेसिंग स्पीड से ज़्यादा है, या ये कहिए राउटर्स की जो क्यू है वो फुल होना शुरू हो रही है, उनका साइज काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है एक लिमिट से ज़्यादा, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, देन दिस राउटर विल सेंड सम नोटिफिकेशन टू दीज सेंडर्स। ओके, एक्सप्लिसिट नोटिफिकेशन स्पीकिंग। तो इसमें पैकेट में क्या हो सकता है, सिंपली राउटर्स के पास एक ऑप्शन है कि एक स्पेशल पैकेट भेजा जाए सारे सेंडर्स को जो बताएगा कि सेंडर पर राउटर पर कंजेशन होने वाला है, राउटर अपना आइडेंटिटी भी बताएगा, एंड देन सेंडर विल बी एबल टू नो कि राउटर इज गोइंग टू बी कंजेस्टेड, सो दे विल रिड्यूस देयर स्पीड। वन अप्रोच। दूसरा अप्रोच कई प्रोटोकॉल्स में अलाउ होता है, वो होता है रिसीवर अपने आप फीडबैक देता है। तो रिसीवर फीडबैक कैसे देगा, जब रिसीवर को पैकेट्स आने में पैकेट्स जब जाएगा तो राउटर जनरली डायरेक्टली सेंडर को नहीं बताएगा, राउटर क्या करेगा यहाँ से जो पैकेट्स जाने वाले हैं डेस्टिनेशन के साइड,
तो उनमें वो एक किसी बिट को या एक फ्लैग की मदद से इन्फॉर्म कर देगा डेस्टिनेशन को कि आई एम गोइंग टू कंजेस्टेड। और फिर डेस्टिनेशन जब पैकेट्स अपने साइड से रिस्पॉन्ड में कोई एक्नॉलेजमेंट भेजेगा या कोई पैकेट भेजेगा, डेटा पैकेट, उसमें उस बिट को वो इंडिकेट कर देगा और उस बिट से सेंडर्स को पता चल जाएगा कि जो है कंजेशन होने वाला है। सो ये दोनों ही मैकेनिज्म जो है ना नेटवर्क असिस्टेड कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें आपके या तो डेस्टिनेशन हेल्प कर रहा है, सो डेस्टिनेशन एक्चुअली राउटर्स हेल्प कर रहा है। तो राउटर या तो डायरेक्टली सेंडर को बताता है या राउटर डेस्टिनेशन को इन्फॉर्म करता है किसी बिट को सेट करके, और फिर वो बिट डेस्टिनेशन उसको रिप्ले या मतलब उसको वापस से रीसेंड करके इन्फॉर्म कर देता है कि दैट राउटर इज गोइंग टू बी कंजेस्टेड, सो प्लीज रिड्यूस द स्पीड। सो दैट इज एन इंडिकेशन कि आप अपनी स्पीड कम कर लीजिए। ओके, सो दिस इज हाउ द कंजेशन कंट्रोल इज बीइंग डन। तो इंटरनेट में आप ऑब्वियसली इंटरनेट के केस में आप देखेंगे कि टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, तो टीसीपी का कंजेशन कंट्रोल एंड टू एंड है। सो हम केवल एंड टू एंड कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ये वाले मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, हालांकि लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स आर देयर दैट कैन डू दैट। कंजेशन कंट्रोल के लिए कई सारे मैकेनिज्म हैं अवेलेबल। ओके, सो लेट मी कम टू द कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म दैट इज डन बाय दैट इज प्रोवाइडेड बाय टीसीपी। ओके, सो टीसीपी की जो कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है, और आप देख सकते हैं कि ये जो है टीसीपी के कंजेशन कंट्रोल की जो प्रॉब्लम है दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स और यू कैन से कंप्यूटर साइंस में। सो इसके लिए जो एल्गोरिथम है दैट इज़ वेरी फाइन ट्यून्ड एल्गोरिथम नाउ दैट इज़ अवेलेबल। सो द एल्गोरिथम इज लाइक दैट। सो आपको पहले से एक इन्फॉर्मेशन है ये कि जो सेंडर है, फ्लो कंट्रोल, सेंडर और रिसीवर के बीच में फ्लो कंट्रोल के लिए हम एक विंडो साइज इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिसीविंग विंडो साइज। ओके, सो रिसीवर अपने पास जो सेंडर डेटा भेज रहा है रिसीवर को, तो उस रिसीवर ओवरफ्लो ना हो इसके लिए रिसीवर क्या करता है, एक विंडो कम्युनिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड रिसीविंग विंडो। सिमिलरली टीसीपी एक और विंडो कंप्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड कंजेशन विंडो। सो कंजेशन विंडो एक तरीके से एस्टिमेशन है। कंजेशन विंडो इज एन एस्टिमेशन फॉर द अवेलेबल बैंडविड्थ। ओके, तो अवेलेबल बैंडविड्थ का मतलब है कितनी मैक्सिमम स्पीड से ट्रांसमिशन करना चाहिए सो दैट राउटर पर कंजेशन ना हो। ठीक है, सो रिसीवर जितने भी सेंडर्स हैं, सेंडर्स क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रांसमिशन रेट फॉर ट्रांसमिशन so that the router will not go congested। ठीक है, राउटर कंजेस्टेड नहीं होगा। सो ये स्पीड जो है इसको इनिशियली सेंडर के पास कोई आइडिया नहीं होगा कि कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन किया जाए कि राउटर पर कंजेशन ना हो। तो इसलिए सेंडर्स क्या करते हैं, प्रोबिंग का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो प्रोटोकॉल है टीसीपी जो कंजेशन कंट्रोल के लिए जो मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है उसमें वो पहले क्या करता है, प्रोबिंग मैकेनिज्म यूज करता है। तो प्रोबिंग में क्या करता है सेंडर, सबसे पहले वो एक पैकेट ट्रांसमिट करता है। ओके, एक पैकेट ट्रांसमिट किया, नाउ अगर वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया दैट मीन्स पैकेट गया और एक्नॉलेजमेंट आ गया, एक्नॉलेजमेंट में कोई डिले नहीं हुई, इसका मतलब आई कैन सेंड मोर देन वन पैकेट ऑल्सो। दैट मीन्स एक पैकेट जब प्रॉपरली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, दैट मीन्स यू कैन सेंड वन पैकेट। सो अगर वन पैकेट सेंड करते हैं तो अगली बार हम जैसे ही एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो अब सेंडर क्या करेगा, अपनी स्पीड को डबल कर लेगा, दैट मीन्स इट विल सेंड 2 पैकेट्स नाउ। ठीक है, सो 2 पैकेट्स आपने भेजे और 2 पैकेट्स का सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट आ गया, कोई डिले नहीं आया एक्नॉलेजमेंट में, दैट मीन्स नाउ 2 पैकेट्स नेटवर्क पर सक्सेसफुली जा सकते हैं। सो देर इज नो इशू। सो नाउ अब सेंडर आइडिया मान के चलेगा कि दैट मीन्स हमें और ज़्यादा भी पैकेट भेज सकते हैं। सो नाउ अगले अटेम्प्ट में वो 4 पैकेट भेजेगा। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट सेंडर इज ट्राइंग टू डू, सेंडर इज डूइंग एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन टू द नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है, सो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता जाएगा और पहले 1 पैकेट भेजा, फिर 2 पैकेट भेजा, फिर 3 भेजा, 1 2 4 8 ऐसे 16 करके पैकेट भेजना शुरू किया। सो दिस मैकेनिज्म इज नाउन एज स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म। ओके, सो लेट मी राइट फर्स्ट स्लो स्टार्ट। तो सबसे पहले टीसीपी क्या जो है ना, सेंडर क्या करेगा, सेंडर विल एंटर इनटू ए स्लो स्टार्ट फेज।
जो कंजेशन के लिए सॉल्यूशन है उसका जो फेस है दैट इज फर्स्ट स्लो स्टार्ट फेस। तो स्लो स्टार्ट फेस में क्या होता है कि पहले वो 1 पैकेट सेंड करता है, देन 1 पैकेट अगर सक्सेसफुली रिसीव हो गया देन इट विल ट्रांसमिट 2 पैकेट, अगर 2 भी सक्सेसफुली रिसीव हो गए सेंडर विल अटेम्प्ट ट्रांसमिशन ऑफ 4 पैकेट्स, 4 पैकेट्स भी सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाते हैं, दैट मीन्स टाइमली एक्नॉलेजमेंट आ गया, देन इट विल अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट 8 पैकेट्स, और इसको वो डबल करता चला जाएगा। नाउ अज्यूम करें, आपको मालूम है कि जब डबल आप करते जाएंगे तो एक लिमिट पर तो दिक्कत आएगी। तो अब मान लीजिए इसने 16 पैकेट ट्रांसमिट किए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, जैसे ही 32 पैकेट्स इसने एक साथ मतलब भेजे, सो नाउ इट मे हैपन कि इस टाइम में 32 पैकेट भेजने पर या तो एक्नॉलेजमेंट डिले हो गया या फिर एक पैकेट लॉस हो गया, समहाउ कोई पैकेट लॉस हो गया। तो अगर इस ट्रांसमिशन रेट पर पैकेट लॉस होता है या एक्नॉलेजमेंट डिले काफ़ी डिले हो जाता है, सो सेंडर समझ जाता है कि इससे ज़्यादा हम ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, इस रेट पर ट्रांसमिशन करना नेटवर्क के लिए हेल्दी नहीं है। सो दैट मीन्स स्लो स्टार्ट से सेंडर क्या कर रहा है, प्रोबिंग कर रहा है एक्चुअली। ओके, सो नाउ सेंडर विल डू व्हाट विल डू, जो 32 है इसका हाफ कर लेगा, दैट मीन्स 16। सो दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। ठीक है, और ये जो यही जो साइज है 16 दैट विल बी कॉल्ड कंजेशन विंडो साइज। ठीक है 16। सो एक्चुअली अब ये कंजेशन विंडो का साइज है, लेकिन एक्चुअल जो विंडो साइज अब इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, अब आपने कहा 2 विंडो हो गई एक्चुअली, आपको नेटवर्क की हेल्थ के लिए 16 से पैकेट ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं करना है एक साथ, और कई बार रिसीवर भी अपनी एक विंडो साइज कम्युनिकेट करता है। सो एक फॉर एग्जांपल के लिए अज्यूम कर लीजिए कि नेटवर्क का विंडो साइज 16 है और सेंडर का विंडो साइज 8 है रिसीवर का। ठीक है, तो जो करंट विंडो साइज आप यूज करेंगे एक्चुअल विंडो साइज वो कितना होगा, 8 मिनिमम ऑफ बोथ। तो विंडो साइज जो आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी, उस समय मैंने बताया था कि रिसीवर जो बता देगा वही होगा। ओके, तो उस समय हम कंजेशन की बात नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन एक्चुअल जो विंडो साइज होगा जो सेंडर इस्तेमाल करेगा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में दैट विल बी मिनिमम ऑफ कंजेशन विंडो एंड रिसीवर विंडो साइज। ओके, सो जैसे ही ये विंडो साइज डिटरमाइन हो जाएगा दिस विंडो साइज विल बी यूज्ड। ओके, so this phase is called slow start phase. Okay, now let me show you by the diagram. Now slow start phase में so सबसे पहले क्या होगा, आप स्लो स्टार्ट फेस कर रहे हैं और स्लो स्टार्ट फेस में अब जैसे ही आपने ये अंदाज़ा लगा लिया, थ्रेशोल्ड निकाल लिया, थ्रेशोल्ड वैल्यू, नाउ अज्यूम कर लेते हैं कि रिसीविंग विंडो साइज इससे ज़्यादा है नेटवर्क के कंजेशन विंडो से। ये तो एक एग्जांपल था, तो जनरली मान लीजिए 16 इज दिस वन, और जो रिसीवर का विंडो साइज है वो ज़्यादा हो भी हो सकता है, 128 हो सकता है, 128 पैकेट का हो सकता है या 64 का हो सकता है, अज्यूम कर लेते हैं। सो दिस इज लेट्स से 16 इज द विंडो साइज दैट वी आर यूजिंग, जो आपका स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड है। सो अब जैसे ही आपने ये थ्रेशोल्ड प्रोब कर लिया, नाउ अब जो ट्रांसमिशन होगा, तो अब अगेन आपका सेंडर रीसेट कर लेगा अपनी स्पीड। 32 ट्रांसमिट किया था, लेकिन आपने अंदाज़ा लगाया कि 32 इज़ नॉट सेफ, तो आपने 16 तक जो है थ्रेशोल्ड कंप्यूट कर लिया, एंड थ्रेशोल्ड कंप्यूट करने के बाद अगेन आप स्लो स्टार्ट फेस में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। दैट मीन्स सेंडर अगेन स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड में जाएगा, और स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड मैकेनिज्म में जाने के बाद वो क्या करेगा, 1 पैकेट ट्रांसमिट करेगा, देन 2 पैकेट ट्रांसमिट करेगा, देन 4 पैकेट ट्रांसमिट करेगा। होपफुली सब कुछ ठीक होगा तो 4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, देन 8 पैकेट भेजे, 8 के बाद 16 पैकेट भेजे, तो ये 16 तक तो सेफ स्पीड है। तो ये कहलाता है स्लो स्टार्ट फेस। एंड इसमें आप देख रहे हैं जो इंक्रीज है वो कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज है या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है पैकेट्स के रेट में।
एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ओके, लेकिन जैसे ही आप स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड पर पहुंचते हैं, इसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ से हम कंजेशन अवॉइडेंस फेस में एंटर कर जाते हैं। तो ये जो फेस है, दिस फेस इज नाउन एज कंजेशन अवॉइडेंस फेस। जैसे ही आप स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड पर रीच कर जाते हैं, वहाँ से आप कंजेशन अवॉइडेंस फेस में एंटर कर जाते हैं। ओके, और कंजेशन फेस में अवॉइडेंस फेस में एंटर करने के बाद अब आपकी स्पीड 1 पैकेट से इंक्रीज होगी। दैट मीन्स आप 16 पैकेट ट्राई करेंगे, फिर 17 पैकेट ट्राई करेंगे, 18 पैकेट ट्राई करेंगे, एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन ट्रांसमिट करेंगे। एंड देन हो सकता है कि फिर से जो ना एक पर्टिकुलर रेट पर आपका जो ना एक पर्टिकुलर रेट पर आपका जो है ना फिर से जो है प्रॉब्लम अराइज हो जाए, पैकेट में आना डिले हो जाए। तो फिर आप फिर क्या करेंगे, जो भी रेट जिस पर प्रॉब्लम आई थी उस रेट का हाफ कर लेंगे। दैट विल अगेन योर न्यू थ्रेशोल्ड। तो हम हर बार क्या करते हैं, नया थ्रेशोल्ड कंप्यूट करते हैं। सो अल्टीमेटली आपका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, स्लो स्टार्ट करिए, देन कंजेशन अवॉइडेंस फेस में चले जाइए। और कंजेशन अवॉइडेंस फेस में आपका क्या होता है, एडिटिव इंक्रीज हम करते हैं। लेकिन अगर जैसे ही कंजेशन की सिचुएशन का आपको इंडिकेशन पता चलता है, तो इंडिकेशन कंजेशन का क्या होता है कि पैकेट का लॉस होना या एक्नॉलेजमेंट का डिले होना। ओके, तो आप मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज कर देते हैं। तो इस फेस को हम जनरली बोलते हैं, कंजेशन अवॉइडेंस फेस को, एडिटिव इंक्रीज बट मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। तो एडिटिव इंक्रीज मतलब एक एक से आप इंक्रीज करते हैं जब आप सक्सेसफुल होते चले जाते हैं ट्रांसमिशन में। और लेकिन अगर आपके डिले जैसे ही बढ़ता है या पैकेट लॉस होता है, टाइमर एक्सपायर करता है, तो आप तुरंत से अपनी स्पीड को हाफ कर लेंगे। सो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज हम कर रहे हैं। ओके, सो सर लेकिन बढ़ भी तो रहे सर, मल्टीप्लिकेटिव आपका तब बढ़ता है जब आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर थ्रेशोल्ड आपका जो है, सो लेट मी शो यू दिस डायग्राम इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट। सो एक्चुअली जो मैंने अभी आपको जो प्रोटोकॉल डिस्क्राइब किया, दैट इज कॉल्ड TCP ताहो। ओके, सो ताहो वाज द ऑथर ऑफ दिस प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड। लेकिन जो करंटली जो इस्तेमाल होता है वो है TCP रेनो। ठीक है, वी विल कम टू दैट ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, सबसे पहले आपने 1 पैकेट ट्रांसमिट किया, देन 2 पैकेट ट्रांसमिट किए जो मैंने आपको बताया, फिर 4 पैकेट ट्रांसमिट किए, और 4 के बाद लेट से 8 पैकेट ट्रांसमिट किए। और 8 पैकेट के बाद मान लीजिए आपका थ्रेशोल्ड 8 था, ये इनिशियली आपने शुरू में फर्स्ट टाइम तो आपको इसका अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो मैंने बता दिया उससे कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, आप जस्ट डबल करते चले जाते हैं। सो जब थ्रेशोल्ड आपका मिल गया है तो आप स्लो स्टार्ट करते हैं और 1 2 4 ऐसे थ्रेशोल्ड तक गए। थ्रेशोल्ड के बाद अब आपकी जो इंक्रीज होगा वो कैसा होगा, यहाँ से आप कंजेशन अवॉइडेंस फेस में एंटर कर जाते हैं। ओके, तो ये जो फेस था यहाँ से यहाँ तक का स्लो स्टार्ट फेस था, और जैसे ही आप इस स्पीड पर पहुँचते हैं यहाँ से आप कंजेशन अवॉइडेंस फेस में आ गए। कंजेशन अवॉइडेंस फेस में आपकी जो स्पीड है 1 पैकेट से इंक्रीज करती है। 8 है देन 9 होगा, 9 है देन 10 होगा, देन 10 है तो 11 होगा, एंड सो ऑन। एंड देन हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फिर से क्या हो कि यहाँ पर आपका पैकेट लॉस हो गया। तो अगेन TCP ताहो में क्या होता है, हम फिर से जैसे ही हमें लॉस मिलता है हम थ्रेशोल्ड को आधा कर लेंगे। तो जैसे इस केस में 12 पर आप देख रहे हैं, 12 से हमने थ्रेशोल्ड को आधा कर लिया, 6 कर लिया। ओके, एंड 6 से हमने फिर से 1 इंक्रीज करना किया, 1 2 4। ओके, और 4 के बाद हमने यहाँ 8 नहीं किया, बट वी डायरेक्टली रीच टू द 6। 8 पे नहीं जा सकते डायरेक्टली क्योंकि 8 आपके थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड है। और फिर हम यहाँ से फिर से अगेन कंजेशन अवॉइडेंस फेस में एंटर कर गए, और हमारे पैकेट की जो रेट है वो 1 से इंक्रीज होगी केवल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड TCP ताहो। सो TCP ताहो मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे ही आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके एडिटिव इंक्रीज करते हैं, लेकिन एडिटिव इंक्रीज के ड्यूरेशन में ही फिर से मान लीजिए पैकेट लॉस हो गया, तो आप अगेन स्लो स्टार्ट फेस को रीस्टार्ट करते हैं और 1 से शुरू करते हैं फिर से। तो ये TCP ताहो का ड्रॉबैक था। तो इसलिए एक मैकेनिज्म आया, मॉडिफिकेशन रेनो ने प्रपोज किया। रेनो इज द नेम ऑफ द ऑथर। ओके, तो रेनो ने कहा कि जब आपका स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद जब आप एडिटिव इंक्रीज कर रहे थे, लेट से इस रेट पर मान लीजिए आप जाते हैं यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पर आपका पैकेट लॉस होना शुरू होता है, तो 1 से स्टार्ट करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। उनका ये कहना था कि चूंकि जो पैकेट लॉस है इस पॉइंट पर, फॉर इस केस में मान लीजिए 12 से शुरू हुआ है आपका, तो रादर देन 1 से जाते हुए आप 12 के हाफ से शुरू करिए, सीधा 6 के पे स्पीड से फॉलो करिए। ओके,
जो नया थ्रेशोल्ड आपने स्टार्ट किया है ना, जो आपने ये स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड पहले 8 था, लेकिन आपने स्पीड बढ़ाते गए 12 पर आपको लॉस मिला पहली बार, तो आपने नया थ्रेशोल्ड क्या किया, अब आधा कर लिया, 6 हो गया। तो टीसीपी ताहो क्या करता है, 6 से शुरू नहीं करता है, वो 1 से शुरू करता है, सॉरी हाँ ताहो। लेकिन रेनो ने सजेशन दिया कि आप सीधा सीधा स्लो स्टार्ट जो नया थ्रेशोल्ड आपने कंप्यूट किया है वहाँ से शुरू करिए। दैट मीन्स डायरेक्टली कंजेशन अवॉइडेंस फेज में एंटर कर जाइए। तो कंजेशन अवॉइडेंस फेज में जब आप एंटर कर जाते हैं, दैट मीन्स आप जो है अब 1 से स्पीड बढ़ाते चले जाइए अपनी। ओके, सो दिस इज द मॉडिफिकेशन दैट इज डन इन टीसीपी रेनो। ओके, सो नाउडेज टीसीपी रेनो बी यूज। ताहो सबसे पहले पुराना प्रोटोकॉल है दैट वाज इम्प्लीमेंटेड, बट नाउ टीसीपी रेनो इज मोर पॉपुलर। ओके सर, लेकिन थ्रेशोल्ड तक तो सर वही रूल, सेम रूल फॉलो होगा ना? थ्रेशोल्ड तक कौन सा रूल? हाँ, ऑलमोस्ट मैकेनिज्म सेम है, लेकिन जब जो टीसीपी ताहो क्या करता था कि जैसे ही जब आप कंजेशन अवॉइडेंस फेस में हैं, तो अवॉइडेंस फेस में आप क्या कर रहे हैं, एडिटिव इंक्रीज करते हैं। और लेकिन आप एडिटिव इंक्रीज करेंगे तब भी तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद आप हमेशा एक अनफाइनाइट टाइम तक एडिटिव इंक्रीज नहीं कर सकते स्पीड में अपने। तो आप जो सेगमेंट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद हो सकता है कि आप एक रेट पर पहुंचे, उस रेट पर पैकेट्स में मतलब डिले होना शुरू हो गया या पैकेट लॉस हो गया, तो ओबियसली वो रेट सेफ नहीं है ना। एडिटिव इंक्रीज भी करेंगे तब भी तो आप अनसेफ रेट पर पहुंच सकते हैं ना, अपनी रेट बढ़ाते जा रहे हो आप ट्रांसमिशन की। तो एडिटिव इंक्रीज में भी आप अनसेफ रेट पर पहुंच सकते हैं। तो अनसेफ रेट पर पहुंच रहे हैं तो टीसीपी ताहो थोड़ा सा कम एग्रेसिव है, ज़्यादा कंजर्वेटिव है एक्चुअली। वो कहता है 1 से शुरू करते हैं हम पूरा फिर से। लेकिन रेनो थोड़ा सा एग्रेसिव है, और रेनो क्या करता है, वो 1 से शुरू नहीं कराता, वो आपने जो जिस स्पीड पर आपका प्रॉब्लम आई थी अवॉइडेंस फेस में, उस स्पीड का हाफ आप थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करते हैं और थ्रेशोल्ड से ही शुरू करते हैं सीधे। तो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में, इसने 1 से स्टार्ट किया है और इसने सीधा थ्रेशोल्ड से स्टार्ट किया है। ये थ्रेशोल्ड पर बाद में पहुंचा, तो ये थोड़ी देर बाद इस स्पीड को कैच करता है, ये जल्दी स्पीड पर कर लेता है। तो ये रेनो में डिफरेंस है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ टीसीपी रेनो में एक और मॉडिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें आप ये कह रहे थे, ये जो ना रीट्रांसमिशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फास्ट रिकवरी, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फास्ट रिकवरी, आप रिकवरी जल्दी से कर रहे हैं। ये ताहो का रिकवरी फेस है, आप स्लो स्टार्ट करते हैं रिकवरी में भी, यहाँ रिकवरी में सीधे आप थ्रेशोल्ड से काम शुरू कर रहे हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड फास्ट रिकवरी। सो ये रेनो ने एक ऑप्टिमाइजेशन दिया था, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ओके, सो इससे नाउ अब ऐसा करने से टीसीपी के ये जो मैकेनिज्म है इससे क्या इंप्रूवमेंट आता है। सो ओबियसली टीसीपी जो है ना क्या कर रहा है कि टीसीपी के केस में जब भी टीसीपी डिटेक्ट करता है कि सम राउटर इज गोइंग टू कंजेस्टेड, सो जब राउटर पर कंजेशन होने वाला होता है तो वो कंजेशन को अवॉइडेंस वाली मैकेनिज्म लेके चल रहा है। तो जैसे ही किसी सेंडर को पता चलता है कि एक्नॉलेजमेंट आने में डिले होना शुरू हो गया है या पैकेट लॉस होना शुरू हो गया है, तो तुरंत रिसीवर क्या करता है, सेंडर जो है ना अपने आप अपनी स्पीड कम कर लेते हैं। कोई भी नेटवर्क से फीडबैक नहीं आ रहा है, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, नेटवर्क की सिचुएशन समझते हुए आप इन्फर कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे इन्फ्रेंस हो रहा है, नेटवर्क या राउटर आपको नहीं बता रहा है कि पैकेट जो है ना राउटर आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि आई एम गोइंग टू बी कंजेस्टेड। ओके, हाँ ये भी हो सकता है कि पैकेट लॉस हो गया है, लेकिन जरूरी नहीं है पैकेट लॉस का कारण राउटर हो। समटाइम्स पैकेट लॉस होने का कारण कई बार पैकेट्स में एरर भी होती है, जिसकी वजह से वो एरर पैकेट में इतनी एरर आ गई है कि पैकेट रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं है। ओके, तो जब पैकेट रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता है तब भी ड्रॉप हो सकता है पैकेट, लेकिन ऐसा कम ही होता है। जैसे वायरलेस में पैकेट ड्रॉप हो जाता है कई बार रीट्रांसमिशन करते हैं तब भी फेल हो जाते हैं क्योंकि नेटवर्क की कंडीशन खराब है। लेकिन वायर्ड के केस में ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि आपको मालूम है वायर्ड में एरर रेट होने के चांसेस कम होते हैं, एरर रेट कम है आपकी, एक्चुअली एरर प्रोबेबिलिटी कम होती है। ओके, तो जब एरर प्रोबेबिलिटी कम है तो इसका मतलब है पैकेट लॉस का सीधा सीधा इंडिकेशन हम मान के चलते हैं कि किसी राउटर पर कंजेशन हो गया है।
या होने वाला है। तो इसलिए सेंडर अपने आप क्या करते हैं, फिर अपनी स्पीड कम कर लेता है। ओके, तो यहाँ जो कम्युनिकेशन है इसमें राउटर इज़ नॉट इन्वॉल्व एनी वे, राउटर किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। राउटर जानबूझ के पैकेट ड्रॉप नहीं कर रहा है कि आपको दिखाने के लिए ड्रॉप कर रहा हो। ओके, राउटर पर पैकेट ड्रॉप हुआ या डिले हुआ तो उस कंडीशन को आप अपने आप उससे इन्फ्रेंस निकाल लेते हैं कि पैकेट ड्रॉप हो गया है, और पैकेट ड्रॉप हो गया इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, और उसका कारण मे बी मोस्ट प्रोबेबली रीजन होगा कि राउटर पर शायद कंजेशन होने वाला है। ओके, नाउ ऐसी सिचुएशन कभी कभी ये भी हो सकता है कि पैकेट जो है ना, इसमें एक मॉडिफिकेशन है टीसीपी जो इस्तेमाल करता है, मुझसे बोल रहे हैं, आई एम सेइंग दैट इज कॉल्ड फास्ट रीट्रांसमिशन। देयर इज वन ऑप्टिमाइजेशन इन टीसीपी दैट इज कॉल्ड फास्ट रीट्रांसमिशन। सो फास्ट रीट्रांसमिशन थोड़ा सा कंजेशन से रिलेटेड है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पैकेट ट्रांसमिट किया और कोई एरर की वजह से पैकेट ड्रॉप हुआ है, तो उसके केस में आप मान सकते हैं कि ये कंजेशन है ना, आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये कंजेशन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके पैकेट लॉस होने पर का पता आपको कब चलता है, जब टाइमर एक्सपायर हो जाता है ना। सेंडर कब मानता है कि पैकेट लॉस हुआ, जब टाइमर एक्सपायर हो गया। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि एक मान लीजिए आपने पैकेट को, सेंडर ने एक पैकेट भेजा और उसका उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तो अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट ही लॉस्ट हो गया हो, या पैकेट लॉस्ट हो गया हो, या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया है ना। आप इसे समझ रहे हैं कंजेशन था, लेकिन नेसेसरी नहीं है वो कंजेशन हो। तो ये एक स्पेशल सिनारियो है जिसको आप कंजेशन से और इससे अलग करेंगे ना। ये जो सिनारियो है जिसमें पैकेट लॉस हुआ है, तो इसमें आप अपनी कंजेशन अवॉइडेंस मैकेनिज्म में एंटर ना करें। तो ये कैसे पता चलेगा कि इस सिचुएशन में कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म में एंटर ना करें, तो उसके पीछे रीजन है कि अगर रिसीविंग साइड से आपको पैकेट्स मिल रहे हैं या एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, ओके, सो पैकेट लॉस होता है तो आपको मालूम है रिसीवर भी आपका क्या करता है, जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसको रिपीट कर देता है। तो अगर आपको मालूम चल रहा है कि पैकेट लॉस हुआ, दैट मीन्स डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ रहा है बार बार। सो अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आते हैं तो हम मान लेते हैं कि जो पैकेट का जो लॉस है वो कंजेशन की वजह से नहीं है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट जब पैकेट उधर से आ रहा है इसका मतलब राउटर पर कोई इशू नहीं है, पैकेट किसी वजह से लॉस हुआ है। तो हम कंजेशन कंट्रोल फेज में नहीं जाते हैं। ओके, और टाइमर एक्सपायर होने से पहले ही हम रीट्रांसमिट कर देते हैं। हम टाइमर एक्सपायर होने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि अगर टाइमर एक्सपायर हो गया तो टीसीपी कंजेशन कंट्रोल फेज में एंटर कर जाता है, कंजेशन कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म को फॉलो करने लग जाता है। ओके, सो पैकेट लॉस होने पर जैसे ही पैकेट रिसीवर गैप डिटेक्ट करता है, तो रिसीवर गैप डिटेक्ट करता है तो रिसीवर क्या करता है, जो एक्नॉलेजमेंट है आपका उसे रिपीट कर देता है 1 मिनट। और जब एक्नॉलेजमेंट 3 बार डुप्लीकेट अगर एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिलता है तो सेंडर कंक्लूड कर लेता है कि ये जो पैकेट जो लॉस हुआ है, तो ये जो लॉस है वो कंजेशन की वजह से नहीं है। ओके, तो इसमें वो आपका जो टीसीपी का जो मैकेनिज्म है उसमें एंटर नहीं करता है और अपना पैकेट को जल्दी से ही रीट्रांसमिट कर देता है। सो दिस ऑप्टिमाइजेशन इन टीसीपी इज नाउन एज फास्ट रीट्रांसमिशन। ठीक है, दैट मीन्स टाइमर से पहले ही, एक्सपायर होने से पहले रीट्रांसमिशन कर दिया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रीट्रांसमिशन कब होता है सेंडर साइड से, जब टाइमर एक्सपायर करता है। लेकिन टाइमर एक्सपायर अगर हो जाएगा तो टीसीपी क्या मान के चलता है कि कंजेशन हो गया है। तो इस सिचुएशन, दोनों सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। तो दूसरी वाली सिचुएशन जिसमें पैकेट लॉस हुआ है, उसकी वजह से आपको, अगर पैकेट लॉस हुआ है तो आपको कंजेशन कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पैकेट लॉस किसी और वजह से हुआ है। कंजेशन की वजह से हुआ है तो आप डिटेक्ट कर लेंगे वो टाइमर, तो उस केस में टाइमर एक्सपायर होगा। तो टाइमर का एक्सपायर होना हम मानते हैं कि कंजेशन की वजह से ऐसा हुआ है। और अगर टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ तब भी पैकेट लॉस हो सकता है, तो उस केस में आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आने वाला है। तो इस केस में रिसीवर जानबूझ के क्या करता है, 3 बार डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भेजता है हर रिसीविंग पैकेट के लिए। जो गैप क्रिएट हुआ है, लेट्स से मान लें पैकेट नंबर 4 लॉस हो गया है, 5, 6, 7 के लिए उसे जब पैकेट्स रिसीव हुए तो तीनों के लिए वो इसी के जो 4 से पहले जो भेजा होगा वो लास्ट एक्नॉलेजमेंट को वो 3 बार रिपीट कर देता है, और उससे सेंडर समझ जाता है कि ये लॉस जो है कंजेशन के लिए नहीं, वजह से नहीं है, और वो फिर कंजेशन कंट्रोल के लिए कोई भी मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता है और अपनी स्पीड को कम नहीं करता है। तो दिस मैकेनिज्म नाउन एज फास्ट रीट्रांसमिशन। ओके, 1 मिनट दीजिए मुझे।